अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है, कैसे है, वो कहाँ पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो हम सभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक लेक्चर में ये टॉपिक खत्म होने वाला तो है नहीं, तो हम लोग इससे रिलेटेड एंटीबॉडी क्या है आज हम लोग ये जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या वो जानेंगे। लेकिन इसके डिटेल लेक्चर हम लोग धीरे धीरे करके लेते रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। जितने भी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स मैं डालूंगी उसको ज़रूर से आप लोग देखिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत काम आएगा। तो आज हम लोग एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इसका कैसा शेप है, कैसा स्ट्रक्चर है और किस प्रोटीन का ये बना हुआ है, किस इम्यूनिटी में ये प्रेजेंट होता है, ये सब हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ एंटीबॉडी क्या है, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि उसके बैंड कैसे आते हैं, या फिर उसको ट्रीट जब किया जाता है पेप्सिन और पैपिन और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल से, तो उसके बैंड्स कैसे देखते हैं, तो वो सभी हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में धीरे धीरे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। तो जब भी बात करते हैं हम एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी क्या है, उसका शेप क्या है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, पर वो कौन सी प्रोटीन है ये भी जानना जरूरी है। तो जब भी हम बात करते हैं एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी एक इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है। मतलब कि जब भी हम एंटीबॉडी की बात करते हैं तो ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन, तो मैंने आपको प्रोटीन में बताया भी है कि प्रोटीन कई टाइप की होती है। फाइब्रस होती है, ग्लोबुलर होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, कुछ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, कुछ पेरिफेरल होती है। तो ये जो एंटीबॉडी है वो आपकी कौन सी प्रोटीन है, ये आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो जब भी हम एंटीबॉडी की बात करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जिस फैमिली से बिलोंग करती है प्रोटीन के, वो इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम आई और जी से दिखाते हैं। तो आई जी जो हम बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आई से क्या है इम्यूनो और जी से क्या है ग्लोबुलिन। जी कैन इंडिकेटेड अ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो हमें ये पहले क्लियर हुआ कि आईजी का फुल फॉर्म ये किस प्रोटीन के अंदर आती है। दूसरी बात हम ये करेंगे जो एंटीबॉडी है उसका शेप कैसा है। अगर आप एंटीबॉडी को देखिए तो ये आपको किस शेप का दिख रहा है, वाई शेप का दिख रहा है। तो एंटीबॉडी कैसी है, वाई शेप की है। आपको क्लियर दिख रहा है कि ये वाई शेप जैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो ये वाई शेप जो इसका स्ट्रक्चर है वो वाई शेप का दिख रहा है आपको। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये कहाँ पाई जाती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये क्या है, सीरम ग्लाइकोप्रोटीन है। तो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि एंटीबॉडी सीरम ग्लाइकोप्रोटीन है एक्चुअल में। दूसरी हम बात करते हैं कि ये एंटीबॉडी आता कब है, मतलब एंटीजन जब आ जाता है तब आता है, या ये पहले से ही आपका प्रेजेंट है। एंटीबॉडी की जब भी हम बात करते हैं, एंटीजन की जब भी हम बात करते हैं, एंटीजन क्या है इसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एंटीजन क्या है। एंटीजन जो है वो एक फॉरेन पार्टिकल है। एंटीजन का फुल फॉर्म अगर देखें तो एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और जन का मतलब होता है जनरेटर। तो एंटीजन अपने अपोजिट जो फॉरेन पार्टिकल है जो कि हमें नुकसान पहुंचाएगा, नॉन सेल्फ एंटीजन, सर ने आपको लेक्चर में बताया होगा, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप लोग देखिएगा कि सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में क्या डिफरेंस है। जब भी हम नॉन सेल्फ एंटीजन की बात करते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, तो ये नॉन सेल्फ एंटीजन जो है, जो कि फॉरेन पार्टिकल है, वो क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुआ कि जो एंटीजन है, एंटी मतलब अपोजिट और जन का मतलब जनरेटर, ये अपने अपोजिट को जनरेट करती है। पर ये अपने अपोजिट क्या जनरेट करती है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन के जस्ट अगेंस्ट डेवलप होता है, जनरेट होता है। इसीलिए एंटीजन के फुल फॉर्म में ही, एंटीजन के नाम में ही उसका क्या छुपा हुआ है, काम छुपा हुआ है। तो एंटीजन मतलब एंटी मतलब अपोजिट और जन मतलब जनरेटर, एंटीबॉडी को जनरेट करने वाला। तो जब एंटीजन आ जाएगा तब एंटीबॉडी क्या होगी, जनरेट होगी। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि एंटीबॉडी सिंथेसिस आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर। एंटीबॉडी पहले से ही नहीं है, वो तो बात अपनी है कि आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि माइंड में कि मैम ये तो आईजीजी नाम की एंटीबॉडी, ये तो हमें मदर से फीटस के थ्रू चली जाती है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे तो आईजीए भी है, तो फिर हम उसके बारे में हम लोग डिटेल में टाइप ऑफ एंटीबॉडी में पढ़ेंगे, कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो मिल्क से आ रही है, जो आपकी मदर से फीटस में आ रही है। तो वो बाद में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमको पहले ये तो पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी क्या पहले से आ जाता है, नहीं। एंटीबॉडी एंटीजन जब पहले एक्सपोज होता है उसके
उसके बाद एंटीबॉडी क्या होती है आपकी बॉडी में जनरेट की जाती है। ठीक है, तो एंटीजन जब आता है उसके खिलाफ क्या होती है, एंटीबॉडी बनाते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि एंटीबॉडी क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए हम इसको IG से डिनोट करते हैं। ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये भी हमें पता चल गया। दूसरी बात हमें ये पता चल गया कि ये सीरम ग्लाइकोप्रोटीन है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो कई ढेर सारी आपकी अल्फा, बीटा और गामा ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। तो अगर आप बात करते हैं एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी में जब भी आप इसके ग्राफ देखेंगे तो वहां पर भी, और जब आप ब्लड पढ़ते हैं वहां पर भी इसका जिक्र किया जाएगा कि जो गामा ग्लोबुलिन है, गामा ग्लाइकोप्रोटीन या गामा ग्लोबुलिन, ये क्या होता है, इसका कंसेंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है। दैट्स वाई ये क्या करती है, ये भी आपको किसी बुक में दिख जाएगा कि गामा ग्लोबुलिन जो है वो आपका उसका कंसेंट्रेशन हाई होता है, और इस पर एक CSIR का ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2020-21 में। ठीक है, तो वहां पर आपको ये साफ साफ दिखा हुआ था कि अल्फा, बीटा और गामा में अगर गामा का कंसेंट्रेशन हाई है तो वो क्या दिखा रहा है आपको, इसी की बात कर रहा है, हाई कंसेंट्रेशन की। ठीक है, अब आते हैं कि जो एंटीबॉडी है वो कब हम उसकी किस इम्यूनिटी के अंदर बात करते हैं। अब ये इम्यूनिटी क्या होती है, इसका भी लेक्चर सर ने पढ़ाया है कि इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इनर्ट इम्यूनिटी और एक होती है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। अगर हम इनर्ट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इनर्ट इम्यूनिटी जो होती है वो बाय बर्थ होती है। ठीक है, और वो नॉन स्पेसिफिक होती है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो एंटीजन को किल करेगी तो वो स्पेसिफिक एंटीजन को ही किल कर दे। लेकिन जब भी हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो अब आपको लग रहा होगा एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहीं कहीं तो एक्वायर्ड सुना है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी को ही हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो जब भी हम एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वहां पर हम ये समझेंगे कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो एक तरह की स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। और ये स्पेसिफिक क्यों है, तो ये स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं। अब ये लिम्फोसाइट क्या होते हैं, लिम्फोसाइट दो तरह की होती है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो जब भी हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट की, तो बी लिम्फोसाइट का काम है प्लाज्मा सेल बनाना और मेमोरी सेल बनाना। और ये प्लाज्मा सेल का काम क्या है, ये प्लाज्मा सेल क्या करती है आपका, ये प्लाज्मा सेल का काम है एंटीबॉडी को बनाना। तो एक्चुअल में आपसे कोई पूछेगा कि एंटीबॉडी कौन बनाया है, तो आप बताएंगे एडॉप्टिव इम्यूनिटी में जो बी सेल है, बी लिम्फोसाइट है, जो बी लिम्फोसाइट वो की जो बी सेल है, वो बी सेल की प्लाज्मा सेल क्या बना रही है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रही है। तो हमें यह पता चल गया कि कौन बनाता है आपका एंटीबॉडी और किस इम्यूनिटी के तहत बनाता है, तो वो हमें पता चल गया एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी में टी सेल भी आती है, तो हमें यहाँ टी सेल नहीं पढ़ना, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर हमें बी सेल का काम देखना है, क्योंकि बी सेल प्लाज्मा सेल बना रही है, और अगर प्लाज्मा सेल बन रहा है तो ये क्या करेगी, एंटीबॉडी को क्या करेगी, बनाएगी। और मेमोरी सेल का काम क्या है, तो मेमोरी सेल क्या करती है, री इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। तो यहाँ पर हम मेमोरी और प्लाज्मा के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब भी हम बात करते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी, बी सेल जो है प्लाज्मा सेल बना रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के तहत भी हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या बातें पता चल गई, एडॉप्टिव इम्यूनिटी पता चल गया, हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी पता चल गया। अब आते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में कि एंटीबॉडी अगर प्रोटीन है तो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन में के स्ट्रक्चर में हमेशा हम पढ़ते हैं एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। तो आपका ये भी तो आईजी जो है ये भी आपका प्रोटीन है, तो इसमें भी एक एन टर्मिनल दिख रहा है और एक आपको सी टर्मिनल दिख रहा है। तो एन टर्मिनल इसलिए क्योंकि अमीनो एसिड का जो फर्स्ट जो अमीनो ग्रुप होता है उसकी वजह से हम एन दिखाते हैं और सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से दिखाते हैं। तो एंडिंग और स्टार्टिंग के बेसिस पे हम आपका क्या दिखा रहे हैं, एन और सी टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जब भी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की, तो आप यहाँ पर एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से हम पढ़ेंगे ताकि हमें इस वीडियो के बाद कभी ये ना लगे कि एंटीबॉडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं। अब यहाँ देखिए एंटीबॉडी, अब आपको लग रहा हो कि एंटीबॉडी का तो स्ट्रक्चर ऐसे वाई शेप हम लोग नॉर्मली ऐसे पढ़ते थे, आपने ये ऐसा क्या फोल्डिंग बना रखा है। तो हम लोग आज जानेंगे कि ये फोल्डिंग क्या है। ये फोल्ड मैंने ऐसे ही नहीं कर दिया है, ये फोल्डिंग हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये हम बात करेंगे कि इसमें एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दिख रहा है। तो ये तो पता चल गया कि एन और सी क्या है। जब भी एन टर्मिनल की बात करेंगे या हम एंटीबॉडी की बात करेंगे तो एंटीबॉडी जो है वो दो हैवी और दो लाइट चेन से मिलकर के बनी है। आप देखिए यहाँ पर दो हैवी चेन दिख रही है जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया है, ध्यान से देखिए, और जो रेड कलर से दिखाया गया है वो है आपकी क्या है, लाइट चेन है। तो दो हैवी और दो लाइट चेन से मिलकर के कौन बना हुआ है, आपका
आपका ये एंटीबॉडी। अब ये हैवी चेन जो है, हैवी चेन भी दो तरह की है आपकी, एक क्या है वेरिएबल हैवी है, इधर भी दिख रही है, इधर भी वेरिएबल हैवी। वी कैन इंडिकेटेड अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपसे कोई बोले, जैसे मैं खड़ी हूँ तो मैंने कहा कि ये आपकी बॉडी बिल्कुल स्टिक हो गई है और ये आपका हैंड क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये बिल्कुल वाई शेप का लग रहा है, राइट। तो ये आपने इधर से भी एक एंटीजन पकड़ा है, इधर से भी एंटीजन पकड़ा है, ठीक है, तो ये वाई शेप का स्ट्रक्चर हो गया। तो आपने ये रीजन अगर आपका कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये रीजन क्या है, फ्लैक्सिबल है, तो इसलिए वेरिएबल कैन ये फ्लैक्सिबल रीजन है, ये हैवी चेन का फ्लैक्सिबल रीजन है, और लाइट चेन का भी ये क्या है, फ्लैक्सिबल रीजन है, वेरिएबल रीजन है, चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा है कि वेरिएबल लाइट और वेरिएबल हैवी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी दो हैवी चेन है, तो सेम बेटा, एक अगर हैवी चेन में एक वेरिएबल एक लाइट है, तो दो में क्या होगी, यहाँ पर भी एक वेरिएबल हैवी चेन और एक वेरिएबल लाइट चेन अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि कांस्टेंट रीजन, यहाँ पर जो जब भी सी की बात करते हैं कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन कितने टाइप का है, यहाँ पर देखिए लाइट चेन में कांस्टेंट लाइट चेन है, लेकिन जब हम हैवी चेन की बात करते हैं तो वहां पर कांस्टेंट जो चेन है वो तीन तरह की है। हैवी चेन में तीन तरह की कांस्टेंट चेन है, लाइट में तो एक ही है Cl, मतलब कांस्टेंट, C कैन इंडिकेटेड अ कांस्टेंट रीजन एंड V कैन इंडिकेटेड अ वेरिएबल रीजन। C क्या इंडिकेट कर रहा है, कांस्टेंट को, और V क्या इंडिकेट कर रहा है, वेरिएबल रीजन को, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि कांस्टेंट रीजन जो है वो, अगर आप हैवी चेन में देखो, जो ब्लू वाला मैंने बना रखा है, उसमें आपको तीन कांस्टेंट रीजन दिख रहे हैं, एक CH1, CH2 और एक CH3, ठीक है। तो हैवी चेन के पास कितने कांस्टेंट रीजन होते हैं, तीन होते हैं, CH1, CH2 और CH3। लाइट चेन के पास कितने कांस्टेंट रीजन होते हैं, Cl मतलब कि कांस्टेंट लाइट चेन, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं कि हम बात करते हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया कि दो हैवी दो लाइट चेन है। अगर अब हमसे किसी ने पूछा कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है हैवी चेन का और लाइट चेन का, क्योंकि आगे हमें मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे इम्यूनोग्लोबुलिन को क्लासिफाइड किया गया है हैवी चेन के बेसिस पे ही, तो हम लोग उसी की बात यहाँ पर करेंगे। अगर किसी ने पूछा कभी हैवी चेन का एक मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो एक हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 50 किलो डाल्टन, राइट। और एक लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका, जब भी आप लाइट चेन की बात करोगे, ये लाइट चेन है, तो लाइट चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 25 किलो डाल्टन, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैवी चेन है, दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है। तो अगर दो हैवी चेन है तो कितना हो जाएगा, 50-50 कितना हो जाएगा आपका 100, और अगर लाइट चेन दो लाइट चेन भी है तो लाइट चेन भी कितना हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा आपका 50। तो टोटल कितना हो गया 150, जो कि आपका IgG एंटीबॉडी का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हैवी चेन क्लियर हो गया, लाइट चेन क्लियर हो गया, कितनी हैवी है ये क्लियर हो गया, कितने लाइट है हमें ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब भी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो फोल्डिंग दिखाई जा रही है, ये फोल्डिंग बड़ी कंफ्यूजन है कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन की फोल्डिंग किस लिए दिखाई गई है। तो जब भी हम क्या पढ़ते हैं आपका प्रोटीन, तो प्रोटीन में हम क्या पढ़ते हैं, प्रोटीन की जब भी बात करते हैं तो प्रोटीन में हम पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो ये सारा जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो फोल्डिंग हुई है इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्डिंग, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो फोल्ड हुआ है वो एक्चुअल में 2D प्रोटीन जो होती है उसमें दो टाइप की होती है, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। अल्फा तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बनाने में लग जाती है, जो बीटा है, बीटा में भी दो होते हैं, एक होता है पैलर, एक होता है एंटी पैलर, और एंटी पैलर वाला क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो फोल्डिंग हुई है, एक्चुअल में ये फोल्डिंग साफ साफ दिख रहा है कि ये फोल्डिंग क्या है आपकी, ये फोल्डिंग किसकी वजह से हुई है, बीटा शीट की वजह से हुई है। अब ये बीटा शीट क्या है, आपको पता चल गया कि बीटा शीट कहाँ से आया है, 2D स्ट्रक्चर से आया है, ठीक है। 2D मतलब कि प्राइमरी सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसमें जो अल्फा और बीटा दो है, उसमें से बीटा जो शीट है, पर बीटा में भी तो आपने दो बताया, अभी आपने पैलर बताया और एंटी पैलर, तो ये पैलर एंटी पैलर में कौन सी है, ये एंटी पैलर बीटा शीट यहाँ पर क्या है, इस फोल्डिंग में प्रेजेंट है। होपफुली आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा कि ये फोल्डिंग हमने ऐसे ही नहीं बनाई है, इसका मतलब कि ये जो फोल्डिंग है वो एंटी पैलर बीटा शीट की वजह से हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये आपने ये क्या दिखा रखा है, SS, ये SS एक्चुअल में क्या है, बॉन्ड को दिखा रहा है, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है। डाइसल्फाइड बॉन्ड एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आपकी ये जो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग दिखाई जा रही है, ये क्या है आपका
ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ पर भी आपका क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर कितने तरह के पाए जा रहे हैं, 2 जगह पाए जा रहे हैं। पहली बात तो एक चीज और मुझे बतानी है कि एंटीबॉडी का जो हैवी चेन है और ये जो लाइट चेन, ये जो हैवी चेन है, ये जो CH1 और ये CH2 और ये बाकी रीजन, ये जो ऊपर का रीजन और ये नीचे का जो रीजन है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। इस रीजन को हम कहते हैं हिंज रीजन, ठीक है। ये रीजन क्या कहलाता है, हिंज रीजन, ठीक है। ये हिंज रीजन भी क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू क्या कर रखा है, 2 रीजन जो एंटीबॉडी का है उसको ध्यान दीजिए। इस रीजन को क्या कहते हैं हम, फैब रीजन, मतलब फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, ठीक। और जो नीचे का रीजन है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसका जो C टर्मिनल पे जो रीजन है उसको हम क्या कह रहे हैं, FC रीजन, मतलब ये आपका फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। FC रीजन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फैब क्या है आपका, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वहां पर वेरिएबल लाइट और वेरिएबल आपका हैवी चेन और लाइट चेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर फैब रीजन और FC रीजन। अब आपसे पूछेगा फैब और FC रीजन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, हिंज रीजन। ये हिंज रीजन क्या कर रहा है, फैब और FC दोनों को ही क्या कर रहा है, कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। कैसे कनेक्ट किया है, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। कितने तरह के डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको, 2 तरह के, एक होता है इंटर और एक है इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। ऊपर के रीजन को हम क्या कह रहे हैं, FC रीजन को जरा ध्यान से देखिए। ये रीजन क्या है आपका, C लाइट, मतलब लाइट चेन, CH1, CH2, CH3, ये सभी किसके अंदर आ रहे हैं, कांस्टेंट रीजन के अंदर आ रहे हैं। ये किसके अंदर आ रहा है, कांस्टेंट रीजन, जो कि मूवेबल नहीं है, जो कि फ्लैक्सिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक। जब भी हम बात करते हैं इस रीजन की जहां पर वेरिएबल लाइट, वेरिएबल हैवी चेन प्रेजेंट है, वेरिएबल लाइट, वेरिएबल हैवी प्रेजेंट है, वो रीजन कहलाता है वेरिएबल रीजन, मतलब फ्लैक्सिबल रीजन, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, होपफुली आपको क्लियर ही होगा। नहीं होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आपको क्या यहाँ पर नहीं समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंटीबॉडी का जो ये CH2 है, ये CH2 ये बड़ा खास है। इसमें क्या खास बात है, ये जो CH2 रीजन है इसका, यहां पर आपको CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट चेन का अटैचमेंट, ये कार्बोहाइड्रेट चेन यहां पर आके CH2 जो कि हैवी चेन है उससे जाकर के क्या होती है, अटैच होती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट चेन जो है वो अटैच हुई है जो CH2 डोमेन से, यहाँ पे जो CHO दिख रहा है जो CH2 डोमेन से अटैच हुई है, उस प्रोसेस उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट चेन के अटैचमेंट को ग्लाइकोसाइलेशन। तो कार्बोहाइड्रेट चेन का अटैचमेंट अगर कभी आपसे पूछ ले कि एंटीबॉडी के किस रीजन से होता है, तो हैवी चेन, और हैवी चेन के किस डोमेन से होता है, तो CH2 डोमेन से, ठीक है। तो CH2 डोमेन से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट चेन का अटैचमेंट होता है। अब आते हैं दूसरी बात, इसी CH2 डोमेन पे एक और खास बात है, कंप्लीमेंट प्रोटीन। ये कंप्लीमेंट प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है वो एक तरह की प्रोटीन है जो कि इनर्ट इम्यूनिटी में क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बैक्टीरिया में जाकर के ये क्या करती है, पोर क्रिएट करती है, और पोर क्रिएट करने के बाद ये क्या करती है, उसको उसकी डेथ कराने में उसकी मदद करती है। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे कि कंप्लीमेंट प्रोटीन का क्या काम है, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। कंप्लीमेंट प्रोटीन में ये जो कंप्लीमेंट प्रोटीन है C3b, ये जाकर के जिस डोमेन से अटैच होती है वो भी आपका क्या है, CH2 डोमेन। किसके केस में, IgG एंटीबॉडी के केस में, ठीक है। अगर यही IgG के अलावा हम IgM एंटीबॉडी की बात करेंगे तो यही चीज, यही कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है वो CH3 डोमेन से जाकर के बाइंड करेगी, ठीक है। तो हमें ये बात क्लियर रखना है कि ये जो हम बोल रहे हैं CH2 डोमेन से जाकर के बाइंड कर रही है, ये वाला जो चीज है वो हम IgG एंटीबॉडी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहां तक तो क्लियर है। दूसरी बात करते हैं कि ये जो एन टर्मिनल है, एंटीबॉडी का जो एन टर्मिनल है, उसमें क्या खास बात है। एंटीबॉडी के एन टर्मिनल पे क्या खास बात होती है, क्योंकि यहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। यहां पर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों तरफ आपको एन टर्मिनल दिख रहा है, और ये दोनों तरफ के एन टर्मिनल पे अगर आप फोकस करो तो यहां भी एंटीजन बाइंड कर रहा है, यहां भी एंटीजन बाइंड कर रहा है। तो एंटीजन की बाइंडिंग कहां पर होती है, हमेशा एन टर्मिनल पर होती है, ठीक है। तो एन टर्मिनल पे एंटीजन की बाइंडिंग साइट दिख रही है, पर कितने एंटीजन बाइंड कर रहे हैं एक एंटीबॉडी से, तो 2 एंटीजन क्या कर रहे हैं यहां पर बाइंड करते हुए आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कहां प्रेजेंट होती है, एन टर्मिनल पे। कितने एंटीजन बाइंड करते हैं एक एंटीबॉडी से, 2, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग बात करेंगे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं
कि एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर हमें ये पढ़ना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बताया आपको कि हैवी चेन से बना है और लाइट चेन से बना है, तो आपको वेट हम दिखा दे रहे हैं एक बार कैलकुलेट करके कि 150 कैसे आया है। 2 हैवी है तो एक हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना बताया गया आपको, 50 किलो डाल्टन। तो दूसरे हैवी का भी 50 ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 100 किलो डाल्टन। ठीक है, अगर 2 लाइट चेन का बना है तो भाई एक लाइट चेन की अगर 25 है किलो डाल्टन है तो दूसरे वाली लाइट की भी 25 होगी, तो दोनों मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी आपका 50 किलो डाल्टन। ठीक है, तो 50 और 100 अगर आपने काउंट किया तो कितना आ जाएगा 150 किलो डाल्टन, जो कि IgG एंटीबॉडी का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस तरह से जान गए कि हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, लाइट चेन का कितना होता है, तो हम आगे चल के सभी एंटीबॉडी का क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। भले ही IgM और IgA की बात करते हैं तो वहाँ J चेन इंक्लूड हो जाता है, तो उसका भी अपना कोई मॉलिक्यूलर वेट होगा। सिक्रीटरी प्रोटीन का IgA में भी एडिशन होता है तो उसका भी अपना कोई मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट अगर चेन का प्रेजेंट अगर आपको पता चल गया है तो आप आराम से एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, निकालिए। अगर आपको एक बार निकालना आ गया तो आप याद कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि जो IgG एंटीबॉडी है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं हैवी चेन के बेसिस पे। जब भी हम बात करते हैं बी सेल की, जो प्लाज्मा सेल बन रही है, तो बी सेल जब भी बनता है तो अचानक से बी सेल नहीं बनता, प्रो फिर एडल्ट बी सेल, फिर आपकी जब भी मैच्योर होती है तो उसमें कुछ चेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो जब भी बी सेल का मैचुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम हमेशा देखते हैं कि हैवी चेन जो है वो पहले बनती है, और हैवी चेन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसके एंटीबॉडी का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये 5 इसका क्लासिफिकेशन किया गया है 5 बेसिस पे, IgG, IgA, E, D और M। ठीक है, 5 तरह का क्लासिफिकेशन एंटीबॉडी में दिख रहा है आपको, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस चेन के बेसिस पे किया गया है, तो हैवी चेन के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, आगे बाद में पता चलेगा कहीं म्यू है कहीं डेल्टा है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये बात आपको पूरी होपफुली क्लियर होगी कि कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पर प्रेजेंट है, क्या कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, क्यों हम बीटा शीट बोल रहे हैं, कौन सी प्रोटीन है, तो ये आपको स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखता है, सारी चीज़ें हमें क्लियर है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उससे रिलेटेड हम आगे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और जो भी आपको टॉपिक लगता है कि पढ़ना चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो ज़रूर दूंगी। तो चलिए, मैंने कोशिश तो किया है कि आपको पूरी अच्छी से चीज़ें समझ में आए। अगर आपको आया होगा, आप लोग उसको कोशिश करिएगा वीडियो को 1-2 बार देखने का। तो अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।